अहाना अपनी सौतेली माँ दीपिका, सौतेली बहन कीर्ति, पिता अनुपम और दादाजी के साथ रहती है। एक रोज, ये देखो माँ, मुझे कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं। पूरे 85% के साथ पास हुई हूँ मैं। देखो ना पापा। अरे वाह, कांग्रेट्स कीर्ति बेटा। कांग्रेट्स बेटा, ऐसी ही तरक्की करती रहे। और अहाना बेटा, तुम्हारा क्या रिजल्ट है? कितने परसेंट मिले हैं तुम्हें? क्यों, आपको क्या करना है उससे? और आप होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? अहाना, ये क्या तरीका है अपने माँ से बात करने का? दीपिका ने तुमसे कितने प्यार से पूछा है। ये और मेरी माँ? कैसी माँ पापा? ये मेरी माँ ना ही कभी थी और ना ही कभी बन सकती है। इसीलिए प्लीज ये सब नाटक मेरे सामने मत कीजिए। अहाना, तुम्हारी सगी माँ मर चुकी है और इसीलिए अब यही तुम्हारी माँ है। सच्चाई को स्वीकारो अहाना। ये दीपिका तुम्हें कितने दिल से प्यार करती है और तुम हो कि उसके साथ बुरी तरह से पेश आती हो। ओ प्लीज पापा, ये कोई बेचारी बेचारी नहीं है। बस अच्छा बनने का ढोंग करती है आपके सामने। और एक सौतीली माँ सगी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। इतना कहकर आहना अपने कमरे में चली जाती है। रुक जाओ आहना। रहने दीजिए अनुपम जी। वो जो कुछ भी कह रही है वो बस गुस्से में कह रही है, इसीलिए आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। सॉरी दीपिका, हर बार आहना तुम्हारा तिरस्कार करती है और मैं जानता हूँ तुम दिखाती नहीं, लेकिन तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है। नहीं अनुपम जी, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। वो भले ही गुस्सा करती हो, लेकिन मैं जानती हूँ उसके दिल में भी कहीं ना कहीं मेरी जगह जरूर होगी। और वो एक दिन जरूर आएगा जब वो मुझे अपनी माँ के रूप में अपना लेगी। अरे ये सब छोड़ो माँ, उसमें तो बहुत एटीट्यूड भरा पड़ा है। उसे वैसे भी बहुत कम परसेंटेज मिले हैं और मुझे बहुत ज्यादा मिले हैं, इसीलिए वो मुझसे चल रही होगी। एक काम करो, आप ना मेरे लिए मेरी फेवरेट खीर पूरी बना दो, क्योंकि वो खाने का आज मेरा बड़ा मन कर रहा है। फिर अगले दिन, ये लो आहाना, तुम्हारे लिए मैं मंदिर से प्रसाद लेकर आया हूँ। प्लीज दादाजी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा इस वक्त किसी से भी बात करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। और ये प्रसाद आप लेकर जाइए। नहीं चाहिए मुझे ऐसे भगवान का प्रसाद जिन्होंने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान कभी किसी को किसी से नहीं छीनता। अरे ये सब तो नीति में लिखा होता है। और बेटा, हर समय तो इतना गुस्से में क्यों रहती है? कभी अपनी आंखों पर चढ़ा हुआ ये गुस्से का चश्मा हटाकर देख, फिर तुझे सब कुछ साफ दिखाई देगा। नहीं दादाजी, यहाँ पर मेरा कोई अपना नहीं है। माँ के जाने के बाद पापा ने फौरन दूसरी शादी कर ली और तो और कीर्ति भी पैदा हो गई। मैं अब 10th पास कर चुकी हूँ, तो मुझ में इतनी समझ आ गई है। सब समझती हूँ मैं कि इस चुड़ैल दीपिका ने ही मेरी हंसती खेलती फैमिली को बर्बाद किया है। वो तो बस राह देख रही थी कि कब मेरी माँ मरे और वो इस घर में अपनी जगह बनाए। वो भी वैसी और उनके बेटे कीर्ति भी वैसी। ऐसा नहीं है बेटा, वो दोनों भी तुम्हारे अपने ही हैं। कीर्ति तुझसे 5 साल छोटी है, इसीलिए तू उसके साथ इस तरह से पेश मत आ। और दीपिका भले ही तेरी सौतेली माँ है, लेकिन वो तुझसे बहुत प्यार करती है। नहीं दादाजी, मुझे ऐसा झूठा प्यार बिल्कुल नहीं चाहिए। माँ के जाने के बाद सब बदल गए। और आप तो घर के बड़े थे, तो ये सब होने से आपने क्यों नहीं रोका? अगर पापा आज अकेले रहते तो भी चलता, लेकिन नहीं। दीपिका का इस घर में आने के पीछे आपका भी उतना ही हाथ है जितना कि पापा का है। बस आहाना, तू हर किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकती है? माना कि सौतेले लोग बुरे होते हैं, लेकिन हर सौतेला रिश्ता बुरा हो, अब ये तो जरूरी नहीं है ना। तू कहती है कि दीपिका हर वक्त उससे झूठा नाटक करती है, लेकिन जरा तू ही सोच, कोई 24 घंटे नाटक कैसे कर सकता है, वो भी इतने सालों तक? एक किस्सा मुझे ऐसा बता जहां पर उसने तुझे कोई तकलीफ दी हो।
अब मैं आपको क्या बताऊं दादाजी, वो औरत खुद ही एक तकलीफ है मेरे लिए। तो उससे जुड़ा हुआ किस्सा मैं आपको क्या ही सुनाऊं। आप चाहे मुझे कितनी भी बातें क्यों ना समझा दे, लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। और इससे अच्छा तो यही रहेगा कि आप तो मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। फिर कुछ दिनों के बाद, देखो आहाना, तुम जिस स्कूल में अभी पढ़ती थी अब उसमें 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाता है। इसीलिए अब तुम तुम्हारी 11वीं 12वीं भी वहीं से कर सकती हो और उसी बहाने कीर्ति को भी सहारा मिल जाएगा। अगर तुम दोनों एक साथ जाया करोगी तो वो देखकर हमें भी तसल्ली मिलेगी। अरे वाह, आपका ये सुझाव तो काफी अच्छा है। नहीं पापा, मुझे इस कीर्ति के साथ कहीं नहीं जाना और आप मेरा एडमिशन किसी और कॉलेज में कर दो। घर में और स्कूल में मैं इसे आज तक सहन करते आई हूँ, लेकिन अब और नहीं। एटलीस्ट कॉलेज में तो मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। आहाना, अब ये क्या बात हुई भला? कीर्ति तुम्हारी छोटी बहन है। नहीं पापा, मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। बहन तो क्या, हम दोनों तो अच्छे दोस्त भी नहीं बन सकते, क्योंकि ये भी अपनी माँ की तरह ही है, एकदम बुरी। आहाना, गुस्से में अनुपम आहाना को थप्पड़ मारता है। आपने मुझे थप्पड़ मारा पापा, वो भी इन दोनों की वजह से। अब ये दोनों आपके ज्यादा सगे हो गए हैं क्या? जी आप ये क्या कर रहे हैं? जरा शांत हो जाइए। चुप रहो दीपिका, आज इस लड़की ने सारी हदें पार कर दी है। हर बार ये तुम दोनों के बारे में अनाप शनाप बकती रहती है और मैं सब कुछ सुनकर भी लेता हूँ, लेकिन अब नहीं, बस बहुत हो गया इसका। लेकिन नहीं दीपिका, बस बहुत हुआ। और तू आहाना, तुझे मैं दूसरी क्या, मैं तो अब तुझे किसी भी कॉलेज ही नहीं भेजूंगा, क्योंकि तू अब सीधे हॉस्टल जाएगी, क्योंकि वही जाकर ही सुधरेगी तू। अरे तुझ जैसे नालायक बच्चों की अकल वही जाकर ठिकाने आती है। अनुपम बेटा, ये तू क्या कह रहा है? ये हॉस्टल में जाकर कैसे रहेगी? वहां इसका कोई अपना नहीं होगा। हाँ तो उसमें क्या हुआ? यहाँ अपनों के साथ रहकर भी ये किस तरह से पेश आ रही है। इसीलिए इसके लिए अच्छा यही होगा कि ये लड़की अकेली ही रहे, और तभी जाकर इसे अपने परिवार की अहमियत का एहसास होगा। नहीं अनुपम जी, प्लीज ऐसा भूलकर भी मत कीजिए। हमारी बच्ची को हमसे अलग मत कीजिए। ये कोई बच्ची नहीं रही, अब कॉलेज में जाने की उम्र हो चली है इसकी, और इस पर दया खाकर हम गलत करते हैं। इसे तो रिश्तों का मोल ही नहीं पता। 5 साल की थी जब इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। छोड़ो, मुझे वो सब बातें ही नहीं करनी। आज के आज अपना सामान पैक करो, पुणे में एक हॉस्टल है, अब तुम्हें वही जाकर रहना होगा। इतना कहकर अनुपम वहां से चला जाता है। आप दोनों तो बहुत खुश होंगी ना आज। फाइनली आपको मुझे मेरे पापा और दादाजी से अलग क्यों करना था, और आज तो आप दोनों ने वो भी कर दिया। बस करो आहाना, मेरी माँ ने कुछ भी नहीं किया है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारी ही हरकतों के कारण हो रहा है। जस्ट शट अप कीर्ति, छोटी हो तो छोटी बनकर ही रहो, ज्यादा मुंह चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इडियट कही की। वो बहाना को हॉस्टल में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर वो अपनी आगे की पढ़ाई करने लगती है, और वहां पर रहने के कारण वो पहले से भी और ज्यादा अकेली हो जाती है, और वो वहां पर रोज रात को रोने लगती है। देखो माँ, ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ। अगर आप जिंदा होती तो मुझे यहाँ पर आने की नौबत ही नहीं आती। काश आप मेरे साथ होती माँ। क्यों चली गई मुझे और पापा को छोड़कर? क्यों माँ? वही दूसरी तरफ, जी आपने हॉस्टल में फोन किया कि नहीं? कैसी है हमारी बेटी? वो वहां पर ठीक से खाती पीती तो है ना? और उसके नए दोस्त बने कि नहीं? कहीं वो बेचारी अकेली तो नहीं ना? ये तुम किस मिट्टी की बनी हो दीपिका? अरे उस लड़की ने कभी भी तुमसे ठीक से बात तक नहीं की, और तुम उसे इतना टूटकर प्यार करती हो। जानती हो, लेकिन क्या करूं, सौतेली ही सही, लेकिन हूं तो उसकी माँ ही ना। मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। वो ठीक है दीपिका,
मैं हर हफ्ते वहां के एचओडी से बात करता हूँ और वो मुझे आहना के बारे में सब कुछ बताता है। इसीलिए तुम बेफिक्र रहो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। आपको उसे हॉस्टल नहीं भेजना चाहिए था, पर अब तो हम उसे आधे साल में वापस भी नहीं ला सकते। नहीं दीपिका, मैंने जो कुछ भी किया है सही किया है। जब वो लड़की हम सबसे अलग रहेगी तभी जाके उसे हमारा मोल समझेगा। नहीं तो वो यहाँ पर रहकर तुम्हारे साथ बस झगड़े ही करती रहती। नहीं अनुपम जी, जगह बदलने से जज्बात नहीं बदलते। आपने उसमें बदलाव लाने का जो तरीका सोचा है वो कहीं उसे हमारे प्रति करीब लाने की जगह और दूर ना ले जाए। नहीं दीपिका, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काश वो भी तुमसे उतना ही प्यार करती जितना कि तुम उससे करती हो। वही हॉस्टल में। ये देख आहना, मेरे घर से क्या आया है। ये मेरी माँ ने भेजा है मेरे लिए, मोतीचूर के लड्डू। अरे वाह, नाइस यार। लेना, तू भी खा। मेरी माँ दुनिया के सबसे बेस्ट लड्डू बनाती है। सच में यार, ये लड्डू तो वाकई में टेस्टी है। थैंक्स। हाँ, यू आर वेलकम आहना। वैसे तेरी माँ ने तेरे लिए क्या भेजा है? नहीं, मेरी कोई माँ नहीं है। मैं एक बिन माँ की बेटी हूँ। मतलब मैं जब बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। फिर जब तुझे वो तेरे पापा के साथ उस दिन छोड़ने आई थी, वो औरत कौन थी? वो मेरी सौतेली माँ थी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसने ही मुझे मेरे घर वालों से अलग किया है। इसीलिए आई जस्ट हेट हर। ओ, लेकिन आहना, जिस तरह से तुझे बाय बोलते हुए वो फूट फूट कर रो रही थी, वो देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तू उनकी सगी बेटी नहीं है। उल्टा उन्हें देखकर तो मुझे ये लगा कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस उनके मगरमच्छ के आंसू हैं और वो बस पापा के सामने ही अच्छी बनने का नाटक करती है। बहुत दोगली औरत है वो। माना कि मैं उनकी वजह से पापा और दादाजी से अलग हो गई और उन दोनों को मैं काफी ज्यादा मिस भी करती हूँ। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब मुझे उस नालायक औरत और उसकी मनहूस बेटी की शक्ल देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं समझ सकती हूँ आहना, और तू खुद को अकेली मत समझ। मैं हूँ तेरे साथ। अब चल, अब से मैं तेरे कमरे में ही सोया करूंगी। थैंक यू सो मच डियर। वक्त गुजरता जाता है और आहना अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके वापस अपने घर लौटती है। और तभी ये सब क्या है? पूरा घर और खास तौर पे मेरा कमरा, हर एक चीज बदल गई है। ये क्या है पापा? आपने मेरी परमिशन के बिना घर का रिनोवेशन क्यों किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तू क्या बोल रही है आहना? अब ये सब काम भी मैं तेरी परमिशन लेकर ही करूँ क्या? हद होती है। हाँ तो फिर पूरे घर का कर लेते ना। मेरे कमरे का रिनोवेशन करने की क्या जरूरत थी? मैंने अपने कमरे में माँ की कुछ फोटोज रखी थी जो उन्होंने बचपन में मेरे साथ खींची थी। पूरी दीवार उन फोटोज से सजी हुई थी। लेकिन अब वो सब बदल चुका है और मुझे अच्छे से पता है कि ये सब करने के लिए इस दीपिका ने ही कहा होगा आपसे, है ना? क्या? अरे मुझे लगा कि इन बीते सालों में तुम कुछ सुधर चुकी होगी, लेकिन नहीं, आज भी तुम वैसी की वैसी ही हो। इनफ आहना, ये डायलॉग तो मुझे तुम्हें मारना चाहिए। अरे तुम्हें मैंने हॉस्टल में सुधरने के लिए भेजा था, लेकिन नहीं, तुम्हें 1% भी सुधार नजर नहीं आ रहा। वही बदतमीजी और वही बुरा स्वभाव। अरे कब बदलोगी तुम? जिस दिन ये और इसकी बेटी हमारी लाइफ से चले जाएंगे उस दिन बदलूंगी मैं पापा। और मैं अब अपने कमरे को फिर से अपने तरीके से ही बदल रही हूँ। और खबरदार, अगर किसी ने भी माँ और मेरी फोटोज को यहाँ से वहां भी किया तो। अब बहाना अपना कमरा वापस अपने तरीके से सजाती है और अपनी माँ की फोटोज देखकर वो काफी भावुक हो जाती है। मैंने आपके साथ तो ज्यादा समय कभी नहीं बिताया, लेकिन आपसे जुड़ी हुई हर एक याद मेरे जहन में आज भी जिंदा है। आपकी बातें,
आपकी ममता, आज भी मैं हर एक चीज महसूस कर सकती हूँ। काश मेरी फैमिली भी एक परफेक्ट फैमिली होती। फिर अगले दिन जब बहाना सोकर उठती है, तभी देखो दादाजी, मैंने माँ के लिए कितना सुंदर कार्ड बनाया है। ये उन्हें बहुत पसंद आएगा ना? हाँ कीर्ति बेटा, ये कार्ड तो बहुत ही अच्छा बना है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ पापा, अपडे लेकर वापस आ जाऊंगा। डेकोरेटर्स भी आ जाएंगे और वही सब कुछ देख लेंगे, और आज का सारा खाना भी बाहर से ही आएगा। इसीलिए प्लीज पापा, दीपिका को कोई भी काम करने मत दीजिएगा, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। ठीक है अनुपम बेटा, जल्दी आ। ये सब बहाना देख लेती है। अच्छा, तो आज दीपिका का जन्मदिन है। बहुत प्यार बरसा रहे हैं ना सब उस पर। देखो, आज की बर्थडे पार्टी में कैसे खराब करती हूँ। वह बहाना ऐसा क्या करेगी, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सुबह सुबह बस शोर शराबा चालू हो जाता है इस घर में। चैन से मुझे कोई सोने भी नहीं देता। अरे दीदी, सुबह के 9 बज रहे हैं और हम सब 7 बजे ही उठ जाते हैं। अब आप ही देर से उठती हो तो उसमें आप ही की गलती है। नेहा, तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? भूलो मत, मैं तुम्हारी ननद हूँ। तभी आरोही की नजर अपने पिता जगजीत के हाथ पर जाती है, जिस पर प्लास्टर लगा होता है। अरे ये क्या पापा, आपके हाथ को क्या हुआ है? अरे 2 दिन से इनके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और तू अभी ध्यान दे रही है। अरे कैसे ध्यान देगी सुनीता? इसे घूमने फिरने से फुर्सत होगी तब अपने परिवार पर ध्यान देगी ना। हम लोगों से ये 2 मिनट के लिए भी बात नहीं करती, इससे क्या ही उम्मीद रखे अब? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मुझे क्या बस घूमने फिरने के ही काम है क्या? मैं ऑफिस के काम से थक जाती हूँ। मेरे दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं, इसीलिए मैं आप सबको ठीक से वक्त नहीं दे पाती। लेकिन बाहर के लोगों के साथ तो देर रात तक वक्त बिताती है। खैर, सुबह सुबह मुझे कोई बहस नहीं करनी है। 2 दिन पहले तेरे पापा गार्डन में पैर फिसल कर गिर गए और उनके हाथ पर सूजन आ गई। क्या? हे भगवान! पापा, अब तो आपकी सूजन कम है कि नहीं? हाँ, अभी थोड़ी राहत है। अरे बेटा, जरा हम लोगों के साथ भी बात किया कर, आया कर, पिया कर, अपने बेटे को बाहर घूमने ले जाया कर। उसे तेरी जरूरत है बेटा। आखिर इस तरह तू अपने में ही क्यों रहती है? अरे माँ, आप फिर शुरू हो गई। अरे आप लोग यहाँ पर खाली बैठे हो, इसलिए आप लोगों के पास समय ही समय है। लेकिन मेरे पास ऑफिस में ढेर सारा काम होता है। मुझे पैसे कमाने हैं माँ, और अपना करियर सेट करना है। ये रिश्तेदारी वगैरह मैंने बहुत निभा ली, लेकिन अब मुझे अपने आप पर ध्यान देना है माँ। इतना कहकर आरोही वहां से चली जाती है। आरोही अपने बेटे समर के साथ मायके में ही रहती है। कुछ समय पहले उसका और उसके ससुराल वालों का खूब झगड़ा हुआ होता है, जिसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया होता है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। मुझे तो बेचारे समर पर दया आती है। अपने माता पिता की लड़ाई के कारण उसे अपने बचपन में ही ये सब देखना पड़ रहा है। लेकिन इस बेशरम को तो उसके कुछ भी नहीं पड़ी। लेकिन हम अपने नाती को पूरा प्यार देंगे। हाँ सुनीता, तुमने सही कहा। आरोही बस अपनी ही दुनिया में मगन रहती है और उसके बेटे समर को उसके मायके वाले ही संभालते हैं। एक दिन सुनीता को आरोही की सास का फोन आता है। सुनीता जी, आरोही को बोलिए ना कि यहाँ पर वापस आ जाए। अरे कब तक वहां पर गुस्सा होकर बैठेगी वो? हमारा समर के बगैर दिल नहीं लगता। उसके चले जाने से मानो घर की रौनक ही चली गई है। बरखा जी, मैंने और जगजीत जी ने उसे बहुत समझाया है, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुनती। बस यही कहती रहती है कि आप लोग अच्छे नहीं हो, और आप लोगों के बुरे बर्ताव के कारण वो ना तो खुद वहां पर रहेगी और ना ही अपने बेटे को रखेगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सुनीता जी।
आपको कभी हमारे व्यवहार से ऐसा लगा क्या? उतने में वहां पर आरोही आती है और वो सुनीता को बात करते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि वो फोन उसकी सास का ही है। अरे क्यों परेशान कर रही हो बार बार फोन करके? नहीं आना है मुझे आप लोगों के पास। अब दोबारा यहाँ फोन मत करना। लेकिन बहू, मेरी बात तो सुन ले एक बार। आरोही उनकी कोई बात नहीं सुनती और वो गुस्से में फोन कट कर देती है। आरोही, ये तूने कैसे बात की अपनी सास से? ये कोई तरीका है क्या बात करने का? लेकिन माँ, आप क्यों उठाती हो उस बुढ़िया का फोन? अरे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां मैंने कितना कुछ सहा है। फिर भी आप लोग मुझे समझौता करके वहां वापस जाने के लिए कह रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं और मेरा बेटा बोझ बन गए हैं क्या? अगर है तो बताओ मुझे। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लोग खुद से अगर तुझे और समर को बुला रहे हैं तो तुझे भी उन्हें एक मौका देना चाहिए अपनी गलती सुधारने का। मेरा मतलब ये है कि समर को इस उम्र में अपने परिवार से अलग रखना, ये बात सही नहीं है बेटा। नहीं माँ, मैं उन घटिया लोगों को कोई मौका नहीं देने वाली और मेरा समर बेटा मेरे पास ही रहेगा। उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बाय माँ। फिर आरोही वहां से चली जाती है। भगवान जी, ये सब मुझे इस उम्र में क्या देखना पड़ रहा है? मेरी बेटी का संसार उजड़ रहा है। कृपा करके इसके जीवन में फिर से खुशियां भर दो। मुझसे तो ये सब देखा ही नहीं जा रहा। क्या सच है क्या झूठ है, ये तो आप ही जानते हो। बस सब कुछ ठीक कर दो। ऐसे ही एक रोज, मम्मा मम्मा, इस शनिवार को स्कूल में पेरेंट टीचर की मीटिंग है। सबके मम्मा पापा आएंगे। पापा तो शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप तो आओगी ना? नहीं समर, मैं इस शनिवार को अपनी सहेलियों के साथ 2 दिन के लिए घूमने जा रही हूँ, इसलिए मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगी। लेकिन मम्मा। अरे क्या लेकिन मम्मा? तुम्हारी मीटिंग में मामा मामी आएंगे, तुम उनके साथ चले जाना। नेहा रमन, तुम इसके स्कूल में चले जाना। लेकिन दीदी, समर की इच्छा है कि आप उसके साथ जाओ। हर किसी के माता पिता आते हैं, उसे भी तो इच्छा होती होगी ना कि आप वहां पर आओ। हर बार मैं और रमन ही जाते हैं। देखो नेहा, तुम्हें जितना कहा जाता है उतना ही क्यों नहीं करती तुम? बस दादी अम्मा बनकर ज्ञान के मोती बटोरना शुरू कर देती हो। आरोही की बातों से समर उदास हो जाता है। फिर आरोही के जाने के बाद, मामी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मम्मा मुझसे अब इतना प्यार नहीं करती और वो मुझे पापा से मिलने भी नहीं देती। मुझे दादा दादी की भी बहुत याद आती है मामी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तुम उदास मत हो। मामी है ना? चलो, आज हम दोनों साथ में थिएटर जाएंगे। वो तुम्हारे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर की नई फिल्म आई है ना, वो देखेंगे हम। नहीं मामी, मुझे नहीं देखनी कोई फिल्म। इतना कहकर समर अपने कमरे में चला जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे दीदी के ससुराल वालों में कोई खोट नजर नहीं आती। दीदी के बर्ताव को देखकर मुझे तो वही गलत लगती है। और अगर ससुराल वालों में कोई खोट होती तो समर उनकी बुराई भी करता। वो छोटा बच्चा जरूर है, लेकिन काफी समझदार हो चुका है। नेहा को समर के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन जब आरोही की छुट्टी होती है, तभी नेहा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। अरे आरोही बेटा, आज ना बहू की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए आज के काम तू ही कर दे। वैसे भी आज तेरा छुट्टी का दिन है ना। सारे ना सही, लेकिन जो जरूरी काम है बस वही कर दे बेटा। अरे नहीं माँ, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? ना बाबा ना, मैं कोई काम धाम नहीं करने वाली। हफ्ते भर वहां ऑफिस जाकर काम करो और अब यहाँ घर में भी काम करो। नहीं, मुझसे ये काम वाम नहीं होगा माँ। लेकिन बेटा, अगर तू नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? मेरे भी कमर में बहुत दर्द है, इसीलिए मुझसे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता। अरे माँ, नेहा बस नखरे कर रही है।
हफ्ते भर तक तो वो एकदम ठीक थी, फिर मेरी छुट्टी के दिन ही वो बीमार कैसे पड़ गई। फालतू की नौटंकी है बस, और कुछ नहीं। तभी वहां पर रमन आता है। अरे नहीं दीदी, नेहा की तबीयत सच में खराब है, आप उसके लिए ऐसा मत बोलिए। रमन, छोटा है तो छोटा ही रहे, ज्यादा हद पार करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दिन रात एक करके मैं बाहर काम करके घर में पैसे देती हूँ। नेहा क्या करती है? अब उससे घर के भी काम नहीं हो पा रहे क्या? और क्या फायदा मेरा मायके में रहकर? आप सब में और मेरे ससुराल वालों में कोई फर्क नहीं है। दीदी, आप पैसों की बात ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि जितने पैसे आप देती हो ना, उसमें घर का आधा खर्चा भी नहीं निकलता। आपके पीछे नेहा ही सारे काम करती है, यहाँ तक कि समर को भी वही संभालती है। आपको तो बस ऑफिस का ही काम करना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। देख रही हो ना माँ, समझा दो अपने बेटे को, वरना मैं एक लाफा दे दूंगी इसे। बीवी की बहुत साइड लेने लगा है ये। अरे इतना भी उसे सर पर मत चढ़ा, वरना एक दिन तुझ पर ही भारी पड़ेगी वो। और आइंदा से मेरे साथ ये बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अगली बार मैं ये सब सुनकर नहीं लूंगी। आरोही के इस बर्ताव से सभी घर वाले काफी गुस्सा होने लगते हैं। वो बस अपने पैसों का ही घमंड दिखाती रहती है और हर किसी के साथ बस बुरी तरह ही पेश आती है। फिर एक रोज जब आरोही अपने ऑफिस के कलीग के साथ कैफे में बैठकर कॉफी पी रही होती है, तभी वहां पर विराट भी आता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आरोही? और तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शादीशुदा होने के बाद भी तुम किसी गैर मर्द के साथ कैफे में बैठकर गप्पे लड़ा रही हो। विराट, तुमने अपनी अकल बेच दी है क्या? जगह देखकर बात करो मुझसे। अरे जब मैं तुम्हारे साथ थी तभी तो तुम्हें तुम्हारी बीवी कभी नहीं दिखी, और अब जब मैं दूर हो चुकी हूँ तो अब तुम्हें मेरी याद क्यों आ रही है? देखो आरोही, मैंने तुम्हें कभी अपने आप से दूर किया ही नहीं है। तुम ही समर के साथ घर छोड़कर चली गई, और सारी गलती भी तुम्हारी ही थी, मेरी नहीं। और उसके बाद भी मैं और मम्मी पापा तुम्हें इतना समझा रहे हैं, बुला रहे हैं वापस, फिर भी तुम अपनी अकड़ ही दिखा रही हो। दिखाऊंगी मैं, और दिखाऊंगी, क्योंकि तुम और तुम्हारे मम्मी पापा उसी लायक हो। वो आज के लिए बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर आरोही वहां से निकल जाती है। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस से घर लौटती है, तभी वहां पर विराट को देखकर वो हैरान रह जाती है। समर बेटा, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए यह क्रिकेट सेट लाया है। तुम्हें बहुत दिनों से चाहिए था ना? तुम्हारे मामा मामी ने बताया कि तुमने बहुत अच्छे नंबर्स लाए हैं एग्जाम में। बहुत खूब बेटा, ऐसी ही तरक्की करो। शुक्रिया पापा, मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी बेटा। विराट, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? और आप लोगों ने इसे घर के अंदर कैसे आने दिया? आरोही, ये किस तरह से बात कर रही है तू? समर है तेरे सामने, इसके बारे में तो कुछ सोच ले। समर बेटा, अपने कमरे में जा। पर मम्मा, मुझे पापा के साथ बात करनी है। मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ, सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? ओके मम्मा। समर डर कर अंदर चला जाता है। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली हूँ, और ना ही मेरा बेटा आने वाला है। इसीलिए तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। और खबरदार, जो मेरे बेटे को फिर से मिलने आए तो। देखो आरोही, समर मेरा भी बेटा है, और उससे मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गई ना? ये मेरा ससुराल है, और यहाँ पर मेरे सास ससुर रहते हैं। तुम्हें रिश्तों की इज्जत करना नहीं आता, लेकिन मुझे अच्छी तरह से आता है। अरे बंद करो अपनी ये बकवास। अगर तुम रिश्तों की इज्जत करना जानते ना, तो आज मैं और समर यहाँ होते ही नहीं। आ रही बेटा, जाने दो ना, अब क्यों खामखा बहस कर रही हो? अपने बच्चे के लिए गुस्से को थूक दे बेटा। और ऐसी क्या बात हुई है जो तू अपने ससुराल वालों से इतनी नफरत करती है? हाँ बेटा, चली जाना वापस ससुराल। अपनी घर गृहस्थी को ऐसे मत उजाड़ बेटा। आप दोनों को क्या लगता है माँ पापा?
कि मुझे ये सब करते हुए बहुत खुशी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि वो घर मेरा है ही नहीं। वो लोग मेरे अपने नहीं हैं। देखो विराट, चले जाओ यहाँ से। पहले ही तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, अब और दुख मत दो मुझे। ठीक है आरोही, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने बेटे से मिलने वापस जरूर आऊंगा, और इसके लिए तुम मुझे नहीं रोक सकती। इतना कहकर विराट वहां से चला जाता है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नालिनी और विजय काफी अमीर होते हैं। 2 बेटे होने के बाद भी उन्हें अब एक बेटी पैदा होती है, जिस कारण वो दोनों बहुत खुश होते हैं। नालिनी जी, विजय जी, आप दोनों को इस संतान से बहुत बड़ा खतरा है। क्या? लेकिन पंडित जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ पंडित जी, आखिर ऐसी कौन सी वजह है? अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ? इस लड़की के कुंडली में ही दोष है। हे भगवान जी! और इस दोष के अनुसार अगर ये लड़की आप लोगों के साथ रही तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब तक आपकी बेटी पूरे 21 साल की नहीं हो जाती, तब तक आपको इसे हमारे गुरुजी के आश्रम में भेजना होगा। और जब ये 21 साल की हो जाएगी, उसके बाद ये आपके पास वापस चली आएगी। नहीं नहीं, मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी। देखिए नालिनी जी, आपकी बेटी और आपकी भलाई के लिए ये त्याग तो आपको करना ही होगा। पर हम अपनी बेटी से मिलने तो आ सकते हैं ना, और उससे बातचीत भी कर सकते हैं। नहीं विजय जी, इसके इस दोष के कारण इसके परिवार वालों की इस पर छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, और तो और आवाज भी नहीं सुननी चाहिए। अब क्या करें? दोषी इतना भयानक है। आप आर्थिक मदद कर सकते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी, लेकिन आपको इससे दूरी बनाए रखनी होगी। पंडित जी की बातें सुनकर नालिनी और विजय बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को गुरुजी के आश्रम में भेजना ही पड़ता है। 21 साल बाद अब नालिनी के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। छोटे बेटे अनुज की शादी स्वाति से और बड़े बेटे माधव की शादी वर्षा से। एक दिन अचानक से विजय को एक मैसेज आता है। अरे ये क्या? ये तो किसी अननोन नंबर से मैसेज आया है, और ऊपर गुरु मोहनदास जी के आश्रम का नाम लिखा है। दिखाइए तो। अरे यहाँ पे तो किसी लड़की की भी तस्वीर है, और लिखा है कि ये हमारी बेटी है, जिसका नाम गुरुजी ने सुहानी रखा है। अरे वाह! और इसमें ये भी लिखा है कि वो हमारे पास आती ही होगी, वो भी किसी भी समय। क्या? इसका मतलब हमारी चुटकी आ रही है? हाँ माधव बेटा, क्योंकि अभी 21 साल पूरे हो चुके हैं। अरे वाह पापा, इस मौके पर तो पूरा घर फूलों से सजाना चाहिए। स्वाति, वर्षा भाभी, जाइए बढ़िया से पकवान बनाइए, हमारी चुटकी जो आ रही है। हाँ अनुज जी, देवर जी, हम जरूर बनाएंगे। माँ देखो तो, कितनी सुंदर दिखती है हमारी चुटकी। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। इतने सालों तक उसके दोष के कारण हमें सुहानी का चेहरा भी देखने नहीं दिया, लेकिन अब इस चेहरे को देखकर मेरा मन तो प्रसन्न हो गया। सच में माँ, ये खबर सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो घर में आज दिवाली है। घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं, और थोड़ी ही देर में सुहानी घर पर दस्तक देती है, और उसके साथ आश्रम से एक ब्राह्मण भी आते हैं। अब आपकी बेटी के जीवन का वो दोष मिट चुका है, और अब ये आपके साथ रह सकती है। ये मेरा परिवार है। हाँ मेरी बच्ची, आजा। बिटिया आजा मेरी लाडो। सुहानी सबको मिलकर रो पड़ती है।
और सभी लोग खुशी के आंसू बहाते हैं। इतने सालों बाद आने के कारण उसे खूब लाड़ प्यार किया जाता है। ये ले बिटिया, ये मटर कचौरी है, खा ले इसे। वाह माँ, ये कचौरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में मजा ही आ गया। तो सुहानी, आश्रम से यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा भाभी। मैं हमेशा अपने परिवार से मिलना चाहती थी, लेकिन कभी मिल नहीं पाई। लेकिन आज आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे इतने सालों तक आश्रम में रहने के बाद मेरा वहां पर भी एक बहुत अच्छा परिवार बना है। इसीलिए गुरुजी और बाकी लोगों से मिलने के लिए मैं वहां पर जाया करूंगी। बहुत खूब सुहानी। और बेटी, तेरे आने से घर में रौनक आ गई है। सभी खूब बातचीत करते हैं। फिर बाद में कमरे को चुनते समय सुहानी को स्वाति और अनुज का कमरा बहुत पसंद आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर कमरा है और कितना बड़ा भी है। मैं इसी कमरे में रहूंगी। यहाँ पर एसी, मिनी फ्रिज, बड़ी बड़ी अलमारियां और आईने, सब कुछ है यहाँ पर। पर सुहानी, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि ये मेरा और तुम्हारे भाई का कमरा है। नहीं स्वाति भाभी, मैं रहूंगी तो इसी कमरे में रहूंगी। आप और अनुज भैया मेरे बनाए हुए कमरे में चले जाओ। पर सुहानी, अब ये दोनों एकदम से अपना कमरा कैसे बदल सकते हैं? तुम्हारे लिए बनाया कमरा इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत सुंदर है, मेरा विश्वास करो। लेकिन वर्षा भाभी, ये दोनों मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? मैं यहाँ पर इतने सालों बाद आई हूँ और मुझे यही कमरा पसंद आया है। पर सुहानी, मेरी बात भी समझने की कोशिश करो ना। ठीक है स्वाति भाभी, आपको मेरी कोई कदर ही नहीं है। जाने दीजिए, रहिए आप इसी कमरे में। सुहानी रूठकर वहां से चली जाती है और उसके बाद वो अपना कंबल लेकर बाहर आंगन में सो जाती है, जहां उसे बहुत ठंड लगती है। और उसे आंगन में देखकर नालिनी और विजय चौंक जाते हैं। अरे सुहानी बिटिया, तू यहाँ पर क्यों सो रही है? अरे इतना बड़ा बंगला है, उसके बाद भी तू यहाँ पर क्या कर रही है? बेटा, अब तो आश्रम में नहीं, बल्कि अपने आलीशान बंगले में रह रही है और ये पूरा बंगला तेरा ही है लाडू। तो फिर तू यहाँ पर क्यों सो रही है? नहीं माँ पापा, ये अगर मेरा बंगला होता तो स्वाति भाभी और वर्षा भाभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। मतलब क्या किया उन दोनों ने? फिर सुहानी बड़ा चढ़ाकर सारी बातें बताती है और उसकी बातें सुनकर नालिनी और विजय बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो दोनों अपनी बहुओं को खूब डांटते हैं। अरे इतनी बुरी कैसे हो सकती हो तुम दोनों? ये तुम्हारी ननद है, इस घर की बेटी है और पूरे 21 साल बाद आश्रम से खुद के घर में आई है और उसके बावजूद भी तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। लेकिन पापा जी, हम तो बस स्वाति, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अरे बस एक कमरा ही मांगा है ना इसने, थोड़ी ना तुमसे तुम्हारे जेवर या पैसे मांग लिए। बच्ची है वो, इतने सालों से आश्रम में रही है और अब जो उसे पसंद आएगा वो देना तुम्हारा फर्ज है, समझी कि नहीं? ठीक है माँ जी, हम माफी चाहते हैं। आइंदा से अगर हमारी बेटी को दुखी किया तो देख लेना, हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। इसकी हर एक छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखना। जा बेटा, तू हॉल में जाकर टीवी देख, तब तक मैं नौकरों से कहकर स्वाति और अनुज का कमरा खाली करवाता हूँ और तेरा सामान वहीं पर शिफ्ट करवाता हूँ। ठीक है पापा। अब सुहानी अनुज और स्वाति के कमरे में ही रहने लगती है। वही उन दोनों को ना चाहते हुए भी सुहानी के लिए बनाए गए कमरे में शिफ्ट होना पड़ता है। हमारा पुराना कमरा ही सही था, मुझे अब इस नए कमरे में एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। ये वाला कमरा तो हमारे कमरे से भी बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उस कमरे में हमारी कितनी यादें थी। अब क्या कर सकते हैं स्वाति, छुटकी की खुशी हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो इतने सालों बाद जो आई है यहाँ पर,
और इसीलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि अब उसे दुनिया की सारी खुशियां मिलनी ही चाहिए। हाँ अनुज, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जाने दो, सुहानी की खुशी में ही हमारी खुशी है। कोई बात नहीं, अब सभी घर वाले सुहानी की हर फरमाइश को पूरी करने में जुट जाते हैं। रोज उसकी पसंद का ही खाना बनता है और वो अपने परिवार के साथ जगह जगह पर घूमने भी जाती है। फिर एक रोज, माँ, मुझे भी वैसे कपड़े पहनने हैं जैसे वो पड़ोस की काकी की बेटी ने पहने थे, और मुझे भी एक बढ़िया सा स्क्रीन टच वाला महंगा फोन चाहिए। माफ करना माँ, अगर मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ तो, लेकिन मैं उस सब का इस्तेमाल गलत नहीं बल्कि अच्छे काम के लिए ही करूंगी। क्यों नहीं बेटा, जरूर। तू आज अपनी दोनों भाभीयों के साथ शॉपिंग करने जा और तेरा जो मन है वो सब ले ले। हाँ बिटिया, ठीक है माँ पापा, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। स्वाति भाभी, वर्षा भाभी, आप दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाइए। ठीक है सुहानी। हाँ सुहानी, हम अभी आते हैं। फिर कुछ ही देर में वो तीनों शॉपिंग करने निकल जाते हैं और सुहानी पूरे एक ही दिन में 70,000 का बिल बना देती है। वो बहुत महंगे कपड़े और महंगा फोन लेती है और उसका बिल देखकर स्वाति और वर्षा बहुत हैरान रह जाती है। हे भगवान, अगर एक दिन में मैंने इतना बिल बना लिया तो माँ जी और पापा जी मुझे 100 गालियां देंगे। और नहीं तो क्या, वैसे तो ये लोग कितने अमीर हैं, लेकिन दिल के कितने कंजूस हैं। लेकिन अपनी बेटी के लिए बराबर पैसा उड़ा रहे हैं। घर की बहू के लिए तो इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। छोड़ना स्वाति, अब क्या ही कर सकते हैं। सुहानी इतने सालों बाद आई है, जाने दे। ये नया नया सब कुछ ऐसा ही रहता है। हाँ, वो तो है। फिर एक दिन अचानक से सुहानी को हल्का सा बुखार आता है। तभी वो पूरे घर को सर पर उठा लेती है। माँ पापा, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है, काफी कमजोरी भी आ गई है। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने भी कहा है कि यह हल्का सा बुखार है और मौसम के बदलाव के कारण ये सब तो होता ही रहता है। ठीक है पापा, देखो ना, सर्दी भी कितनी हो गई है मुझे। एक काम करो स्वाति भाभी, आप ना मेरे लिए छोले भटूरे बना दो, और हाँ, टमाटर का गर्मा गर्म सूप भी बना देना। लेकिन सुहानी, तुम बीमार हो और ऐसे में छोले भटूरे? हाँ बेटा, तुझे इस हालत में ये सब नहीं खाना चाहिए। नहीं माँ, मुझे छोले भटूरे ही खाने हैं। बीमारी में जो भी मन करता है वो खाना चाहिए। पर बिटिया, छोले भटूरे में कितना मसाला होता है और भटूरे तो काफी ऑयली भी होते हैं। मुझे कुछ नहीं पता पापा। अगर मुझे छोले भटूरे नहीं मिले तो मैं दवाइयाँ भी नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, शांत हो जाओ तुम। और स्वाति बहू, चुटकी के लिए छोले भटूरे बनाओ। इतना ही नहीं, वर्षा भाभी, आप मेरे लिए खीर बनाइए। जब मैं यहाँ पर आई थी तब आपने बहुत अच्छी खीर बनाई थी। खीर के साथ साथ गुलाब जामुन भी बनाना, वो भी काजू मिलाकर। ठीक है सुहानी, अभी बना देती हूँ। सुहानी बिटिया, अब तू आराम कर। जब सारा खाना बन जाएगा तब मैं तुझे उठा दूंगी। नहीं माँ, अभी मैं पिक्चर देखूंगी। मुझे सलमान खान की फिल्में बहुत पसंद है। और पापा, आप अनुज भैया और माधव भैया से कहिए ना कि वो मुझे विदेश घुमा लाए, वो भी स्विट्जरलैंड। हम अगले महीने ही जाएंगे। आप उन्हें बताओगे ना पापा? लेकिन बिटिया, तू अभी ठीक तो हो जा, फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगी माँ। बस आप दोनों भैया से कह दीजिए कि वो मुझे लेकर जाए। ठीक है बिटिया, मैं उन्हें कह दूंगी। तू फिक्र मत कर और अब पहले आराम कर और जल्दी से ठीक हो जा। सुहानी की यह बढ़ती नौटंकी देखकर स्वाति और वर्षा धीरे धीरे परेशान होने लगती है। अरे, इसने तो हमारी नाक में दम करके रखा है। अभी इसे आए पूरे 10 दिन भी नहीं हुए, लेकिन ये तो हमारा सरदर्द बन चुकी है।
तुमने बिल्कुल सही कहा स्वाति। अरे सुहानी की हरकतों को और उसके चाल चलन को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो किसी आश्रम से लौट कर आई है। लगता है आश्रम में रहकर उसने कुछ अच्छा नहीं सीखा, इसीलिए इतनी बेअक्ल है। हाँ भाभी, और अपने ऊपर भी रहता है कि अच्छी जगह में रहकर खुद के अंदर अच्छे संस्कार डालना, खुद को अच्छी सीख देना। लेकिन सुहानी को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो आश्रम में बस रहने के लिए ही रह रही थी, वहां से तो इसने कुछ भी नहीं सीखा है। वही तो स्वाति, अरे हल्के से बुखार में भी इतनी नौटंकी कौन करता है भला। माना कि ये घर की छोटी बेटी है, लेकिन इतना नाटक तो कोई नहीं करता। फिर रात में जब वर्षा को नींद नहीं आती तब वो टेरेस पर चली जाती है। तभी अचानक से उसकी नजर नीचे जाती है, जहां पर वो देखती है कि सुहानी बंगले के पीछे के गेट की तरफ जा रही है। ये क्या, ये सुहानी इतनी रात गए बंगले के गेट के पीछे क्या कर रही है? तभी वहां पर बाइक पर सवार एक आदमी आता है और वर्षा ये देखकर चकित रह जाती है। कौन है ये आदमी और इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है? अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।